नमस्ते फ्रेंड्स। हमारा जो एमडीआर एचआर यूट्यूब चैनल है उसके अंतर्गत फंडामेंटल्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग की वीडियोस हम रिलीज़ करते हैं हिंदी में। आज की ये 10वीं कड़ी है, वीडियो नंबर 10 है। आज का जो सब्जेक्ट है वो ऐसा है कि शाखा विस्तार कहाँ करें। इसके बारे में लिटरेचर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जो मेरा तजुर्बा है 50 साल का बैंकिंग सेक्टर का, वो तजुर्बे के हिसाब से मैंने ये पीपीटी बनाया है और मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरे व्यूज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपको जो पसंद आए आप ले लीजिए, जो पसंद नहीं आए यू जस्ट रिजेक्ट इट। लेकिन हमारा ये एमडीआर एचआर का जो यूट्यूब चैनल है उसके लिए आप लाइक का बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। सो हम सब्जेक्ट के लिए शुरुआत करते हैं। शाखा विस्तार कहाँ करें। बैकग्राउंड ऐसा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एन मास बहुत सारी बैंकों को सेफ्ट के बाहर निकाला है। सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क में जो बैंक काम कर रहे थे अंडर रिस्ट्रिक्शंस, उनको बंधन थे, वो बंधन मुक्त कर दिया है। दूसरी बात, ब्रांच एक्सपांशन के लिए रिजर्व बैंक ने ऑटोमेटिक रूट भी दिया है। यानी मेरे अगर बैंक की 40 ब्रांच है तो मैं 4 ब्रांच इजीली ओपन कर सकता हूँ विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और दूसरा, एनुअल एक्शन प्लान का रूट तो ओपन है ही है। इसके लिए अभी मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर में, तो बहुत सारी बैंक्स इच्छुक है ब्रांच एक्सपांशन के लिए। और इसीलिए मैंने समझा कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, करंट टॉपिक है, और हम थोड़ी हमारे कलीग से इंटरेक्शन करें, बात करें। तो जब हम ब्रांच एक्सपांशन की सोचते हैं या नया जगह पर हमारी ब्रांच होना चाहिए ऐसा लगता है, तो नॉर्मली 3 तरीके से हो सकता है। पहला, शिफ्टिंग ऑफ ब्रांच। हमारी ऑलरेडी कहाँ पर ब्रांच रहती है, वो कुछ वजह से का फंक्शनिंग नहीं करती है, प्रॉफिटेबल नहीं होती है, बिजनेस नहीं बढ़ता है, वी थिंक ऑफ शिफ्टिंग ब्रांच। हम सोचते हैं कि ये ब्रांच दूसरी जगह शिफ्ट करें। ये पहला रीज़न है। दूसरा है कि जब मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के रूट से कोई बैंक हमारे में विलीन हो जाए, ये भी हम कोशिश करते हैं, ताकि हमको उनका रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, नंबर ऑफ ब्रांचेस मिलते हैं, उनके क्लाइंट्स मिलते हैं, इनकम टैक्स के बेनिफिट होते हैं। अलग अलग रीजन से ड्यू डिलीजेंस करने के बाद वो मैनेजमेंट डिसीजन करती है कि ये जो बैंक है, वीक बैंक है, वो मर्ज करना नहीं करना वो उनका डिसीजन है। लेकिन उसके बाद जो भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ ब्रांचेस है, वो कितनी रखने की, कितनी मर्ज करने की, दैट इज़ द डिसीजन टेकन बाय द बोर्ड। तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा है न्यू ब्रांच ओपनिंग स्ट्रेट अवे। हमारा वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन हम नई जगह पर जाके नई ब्रांच ओपन करते हैं। या अगर कोई सिटी में ऑलरेडी हमारी ब्रांच होगी, 1 2 3 4 5 जो भी है, तो हम एडिशनल ब्रांच वो सिटी में ओपन करते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू हम ब्रांच एक्सपांशन की सोचते हैं, या दीज आर द एवेन्यूज ओपन फॉर अस टू ओपन द ब्रांचेस। ये ब्रांच ओपनिंग के वक्त क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमने ख्याल में रखना चाहिए, वो पहले हम देखेंगे, बाद में डिटेल्स में जाएगी। तो पहला है विजन, दूसरा है बिजनेस मॉडल, तीसरा है बिजनेस पोटेंशियल, चौथा है मैन पावर, पांचवा है सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स, छठवा हेड रूम कैपिटल, सातवां प्रीमाइसेस है, और आठवां मार्केटिंग है। अभी हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट है विजन। हर एक बैंक का एक विजन रहता है, मिशन स्टेटमेंट रहता है। उसके तहत हमको सोचना है कि हमारा ब्रांच एक्सपांशन करना है, नहीं करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है। इसके सब आंसर्स हमें विजन और मिशन स्टेटमेंट में मिल जाते हैं। अगर ब्रांच का विजन होगा तो ब्रांच एक्सपांशन मोड में जाने का है, नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा ओपन करने के है, पर्टिकुलर एरिया में जाने का है। फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट के सोच रहे थे कि जो अनबैंक्ड एरियाज या जहाँ पर बैंक्स की डेंसिटी कम है, वहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है, कासा ज़्यादा मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन है, मराठवाड़ा रीजन है, वहाँ पर एक्सपांशन की सोच करते हैं। कुछ मैनेजमेंट का ये व्यू होगा तो हमारे मेट्रो सिटीज़ में ब्रांचेस चाहिए, बॉम्बे में चाहिए, पुणे में चाहिए, ठाणा में चाहिए। तो हर एक बैंक का जो मिशन विजन है उसके थ्रू हमें एक इंसाइट मिलती है कि हमें ब्रांच एक्सपेंशन करना है या नहीं करना है, और करना है तो किस दिशा में जाने का है। वंस दैट इज डिसाइडेड, तो हमें हमारा बिजनेस मॉडल क्या है बैंक का,
क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हर एक बैंक को खुद का एक बिजनेस मॉडल बनाने के लिए कहा है। बिजनेस मॉडल में तो इंटीग्रेटेड अप्रोच रहते हैं, उसके अंदर आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी आता है, आपका आईटी, सीबीएस, कस्टमाइजेशन, सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स, मैन पावर, तुम्हारी फिनेंशियल स्ट्रेंथ, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब कुछ आता है। तुम्हारा कंपोजिशन ऑफ रूल्स एंड एडवांसेस, कंपोजिशन ऑफ डिपॉजिट्स, इसका सब मिला के ब्रांच का, बैंक का जो है वो बिजनेस मॉडल बनता है। उसके अंदर भी हमें सोचना है कि हमें ब्रांच एक्सपांशन करने का है, तो कौन सी दिशा में करने का। फॉर एग्जांपल, बिजनेस मॉडल बोलता है कि हमारा एमएसएमई एडवांसेस का जो पोर्टफोलियो है वो हमें बढ़ाने का है। तो जो एरियाज में पोटेंशियल है एमएसएमई ग्रोथ के लिए, वहाँ पर हमें ब्रांच ओपन करने की है। अगर हमारा जो पोटेंशियल हमें हाउसिंग लोन का देखने का बिजनेस मॉडल एम्फसाइज करता है कि यू विल गो फॉर हाउसिंग लोन्स, तो हाउसिंग लोन का जिधर डेवलपिंग सिटीज़ है, एरियाज है, वहाँ पर हमें ब्रांच ओपन करना पड़ेगा। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन बिजनेस मॉडल आल्सो व्हाइल डिसाइडिंग ओपनिंग अप द ब्रांच। ठीक है ना? तीसरा जो है वो बिजनेस पोटेंशियल है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स, कि अगर बिजनेस पोटेंशियल है ऑलरेडी, वहाँ पर ओवर पॉपुलेशन है बैंक्स का और बैंक ब्रांचेस का, वहाँ पर जाके हमें क्या मिलेगा। तो बिजनेस पोटेंशियल में हमें हमें पहले तो एक बेसिक हमें याद होना चाहिए कि जो भी क्लाइंट्स हैं हमारे बैंकिंग के, वो तीन इसमें डिवाइड हुए हैं। कुछ क्लाइंट्स प्रेफरेंस देते हैं प्राइवेट बैंक को, कुछ क्लाइंट्स प्रेफरेंस देते हैं नेशनल बैंक्स को, और कुछ देते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर को। तो हमारा जो टारगेट ग्रुप है, जो क्लाइंट्स कोऑपरेटिव ग्रुप में आना चाहते हैं, सेक्टर में आना चाहते हैं, वो हमारा बेसिकली टारगेट ग्रुप है। जब हमारे क्लाइंट बड़े हो जाते हैं तो दे देन शिफ्ट टू कमर्शियल बैंक्स। लेकिन जहाँ तक कि ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट रहता है कि उनका फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट चॉइस रहता है कोऑपरेटिव बैंक्स। तो वो जो कोऑपरेटिव कल्चर है वहाँ पर है कि नहीं, वहाँ पर अगर ऑलरेडी वो शहर में 2-3 बहुत बड़ी कोऑपरेटिव बैंक्स होगी, उनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, इमेज अच्छा है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा बिजनेस मिल के चांसेस कम है। लेकिन जहाँ पर कोऑपरेटिव कल्चर है, लेकिन 1-2 बैंक थी और वो भी अच्छी चल नहीं रही, या कुछ रिस्ट्रिक्शंस आए ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शंस के अंडर या और कोई पीसीए के अंडर, तो उन वो एग्रेसिव नहीं है, तो वहाँ पर अगर हमने ब्रांच ओपन किया तो हमें ज़्यादा चांसेस है बिजनेस मिलने के लिए। या तो हर एक गांव में तालुका लेवल हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, पर्टिकुलर डायरेक्शन में बिजनेस एक्सपांशन हो रहा है, जहाँ पर पर्टिकुलरली झोपड़पट्टी नहीं है, और वहाँ पर एने प्लॉट्स हो गए, मार्केट से नज़दीक या रेलवे स्टेशन से नज़दीक है या एसटी स्टैंड से नज़दीक है, या तो बहुत अच्छे हाउसिंग सोसाइटीज आजू बाजू में है, स्कूल्स अच्छी है, जो भी रीजंस है, एक पर्टिकुलर एरिया में हर एक गांव की बिजनेस ग्रोथ होती है, वहाँ पर शिफ्ट होते जाते हैं। जो गांव के अंदर जो लोग रहते हैं वहाँ पर वो नए एरिया में शिफ्ट होते रहते हैं, नई जनरेशन। तो वहाँ पर बिजनेस पोटेंशियल रहता है, लॉकर्स का हो या एडवांसेस का हो या कासा का हो। तो वो तरफ से हमें सोचने का है कि बिजनेस पोटेंशियल का है, हार्ट ऑफ द टाउन में है या आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी में है, ये हमें सोचने का है। उसके बाद में मैन पावर, मेरे हिसाब से मैन पावर ये मोस्ट क्रूशियल इशू है ब्रांच एक्सपांशन के लिए, विच इज़ इग्नोर्ड बाय मोस्ट ऑफ अस। क्यों? कि मैन पावर एवरीबॉडी नोज कि वो ऑफ बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है। आज मेरी 40 ब्रांचेस है, लेकिन मुझे सोचना है कि 40 ब्रांच पे मुझे अच्छे ब्रांच मैनेजर्स है क्या। आज ही अगर मुझे 5-10 ब्रांच मैनेजर का शॉर्टेज है, 40 ब्रांच के लिए मुझे अच्छे 40 ब्रांच मैनेजर नहीं है। अगर मैं 5 और ब्रांचेस ओपन कर रहा हूँ, 4 या 5 ओपन कर रहा हूँ, तो पोस्टिंग के लिए मेरे पास आदमी चाहिए, अच्छा ब्रांच मैनेजर चाहिए, अच्छा स्टाफ चाहिए। एग्जिस्टिंग ब्रांच में, ब्रांच नेटवर्क में मेरे पास अच्छे लोग नहीं हैं, तो नेचुरली अगर मैं एग्जिस्टिंग में से अच्छे ब्रांच मैनेजर बाहर ट्रांसफ़र करके पोस्टिंग दे दूँ, तो इधर हमारा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए पहले तो मैन पावर जो है, जैसे हमारी इंडिया की टीम बाहर जाती है या खेलती है, स्क्वाड सिलेक्ट होता है क्रिकेट टीम का, तो 16 प्लेयर्स का स्क्वाड रहता है, 11 प्लेयर्स रहते हैं, 5 का बेंच स्ट्रेंथ रहती है। तो जो टीम की बेंच स्ट्रेंथ अच्छी है वो टीम परफॉर्मेंस अच्छी देती है।
इसी वजह से हमारे अगर 40 ब्रांचेस है तो हमारे पास 45 कम से कम ब्रांच मैनेजर्स, पोटेंशियल ब्रांच मैनेजर ऐसे होना चाहिए। 40 वर्किंग और 5 बेंच स्ट्रेंथ के हिसाब वो कभी भी रेडी पोजीशन में ब्रांच मैनेजरशिप लेने के लिए। तो दिस इज़ हाउ हमारा प्लानिंग होना चाहिए। नहीं तो पहले ब्रांच ओपन करो फिर आदमी ढूंढो। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ कि बैंक का, कोऑपरेटिव बैंक का हेड ऑफिस जहाँ पर है, जो सिटी में है, तो मैक्सिमम रिक्रूटमेंट वो सिटी का होता है। और जब हम उसका पोस्टिंग दूसरी तरफ करते हैं, बैंक का हेड ऑफिस ए जगह पर है, बी जगह पर 300-400 किलोमीटर पे ब्रांच ओपन किया, तो वो रेसिडेंशियल उसका विथ फैमिली ए में रहता है। व्हेन वी ट्रांसफर हिम टू बी बी प्लेस, बी जगह पर ट्रांसफ़र करने के बाद उसको पनिशमेंट ट्रांसफ़र लगती है। तो वो फिज़िकली अंडर कंपल्शन बी सिटी में जाता है, लेकिन मेंटली, इमोशनली ही इज़ अटैच्ड विथ ए सिटी। तो इस सर्कमस्टेंसेस में वो काम नहीं करता है। उसका पूरा ख़्याल क्या कैसा रहता है कि कब सैटरडे संडे आता है और मैं कब मेरे घर के पास वापस जाता हूँ और मेरी कब हेड ऑफ़िस ट्रांसफ़र करती है। तो उसके ऊपर ये फीलिंग रहता है कि मुझे पनिशमेंट क्या है। एक्चुअली इफ ही टेक्स इन ए पॉजिटिव सेंस कि मुझे अपॉर्चुनिटी दिया बैंक ने, आई कैन शो माय परफॉर्मेंस। अगर इसने उसकी वो सोच होगी तो धंधा लाएगा। नहीं तो मैंने ऐसे भी ब्रांचेस देखे बैंक्स की, जिन्होंने बहुत दूर ब्रांचेस ओपन किए हैं। तो मैं जब सडनली विजिट पे गया था एज ए गेस्ट, तो मुझे कपड़े दिखे टांगे हुए रस्सी के ऊपर ब्रांच प्रीमाइसेस के अंदर, सुबह जब जल्दी गया था तो दिस इज़ हाउ इट हैपेंस। दे प्रेफर टू स्टे इन द ब्रांच प्रीमाइसेस, वहाँ पर ये नहाते धोते हैं और वीकेंड के लिए वो राह देखते हैं वापस जाने के लिए। धंधा का कोई सोचता नहीं है। सो मैन पावर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैन पावर शुड बी ट्रेन्ड। Manpower should have capability to accept the new challenges, new job roles। उसके बाद में उनकी मेंटल अप्रोच जो है, उनका मेंटल एटीट्यूड जो है, तो दे शुड बी इन ए पोजीशन टू शिफ्ट टू एनी प्लेस। क्योंकि बैंक जब ज्वाइन करते हैं तो हम देते हैं राइटिंग में जहाँ पर भी पोस्टिंग के हम जाने के लिए तैयार है। लेकिन जब परमानेंट होते हैं तब मोबिलिटी का क्वेश्चन आता है, रजिस्टर्स रहता है ट्रांसफ़र के लिए, पर्टिकुलरली आउट ऑफ द सिटी और आउट ऑफ द हेडक्वार्टर्स। तो इसके लिए मैन पावर के लिए हमें पहले से प्लानिंग करना पड़ता है। कोई भी मदर के लिए उसका लड़का या लड़की प्रिपरेशन करने के लिए 2 तप लगता है, नहीं 24 ईयर्स लगते हैं, और वो तो छोटे बच्चे को वो बनाते हैं। हमारे यहाँ तो ग्रोन अप चाइल्ड आते हैं, और वो ग्रोन अप चाइल्ड को डेवलप करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट जाता है। सो एवरी बैंक में, हर एक बैंक में एचआर डिपार्टमेंट चाहिए। नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रहता है, पर उनका रोल एडमिनिस्ट्रेटिव रहता है, पगार निकालने का, पगार काटने का, चार्जशीट देने का, वगैरह वगैरह। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है एचआर डिपार्टमेंट, वो इट्स अ मस्ट। और उसके लिए वी मस्ट स्पेंड ऑन दैट, ट्रेनिंग के लिए, सॉफ्ट स्किल्स के लिए, सब्जेक्ट नॉलेज के लिए। ये अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें अच्छे रिटर्न आएंगे ब्रांच एक्सपांशन के वक्त। नहीं तो हमारा ब्रांच एक्सपांशन फेलियर जा सकता है, हमारी ब्रांचेज लॉस मेकिंग होगी, और इट विल बी बर्डन ऑन द बैंक इटसेल्फ। इसलिए मैन पावर के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल देना चाहिए, मैन पावर प्रॉपर तैयार करने के लिए। ठीक है ना। उसके बाद में सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स। अभी टेक्नोलॉजी का युग है। डिजिटल बैंकिंग बहुत कॉमन हो गया है। इसीलिए अगर हम एक्सपांशन मोड में जाते हैं, दूर दराज एरियाज में हम ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं, तो सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स शुड बी परफेक्ट। सबसे पहले तो हमारा जो सीबीएस प्लेटफॉर्म है, इट शुड बी मोस्ट सिक्योर्ड। उसके बाद में हमारा कस्टमाइजेशन है, इट शुड बी अप्रोप्रिएट। उसके बाद में सिस्टम में एंटर करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए किसी को कोई स्कोप होना चाहिए। हमारे जो एसओपीज है वो बहुत अच्छी होना चाहिए। और विदाउट सिस्टम वी कैनॉट हैव कंट्रोल जब हम ब्रांच एक्सपांशन के लिए जाते हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ब्रांच एक्सपांशन के पहले हमारा सिस्टम्स एंड प्रोसीजर, फॉर एग्जांपल हमने ब्रांच मैनेजर को पावर दिया है 5 लाख का लोन देने की, और वो एरिया जो लोकेशन ऑफ द ब्रांच है बहुत दूर है, 300-400 किलोमीटर दूर है। उसने कुछ अगर मैलाफेड इंटेंशन से गलत काम किए,
या रॉन्ग नोशंस के अंडर गलत काम किए तो हमें समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा और बाय द टाइम डैमेज हो जाएगा। तो और दूसरा फॉर एग्जांपल गोल्ड लोन के दिए वो बांट रहा है, कैसे देख रहा है, क्या देख रहा है, हमारा कंट्रोल नहीं है। जो अप्रेजर रहता है उसकी मिलीभगत हो गई स्टाफ से तो हमें बहुत लेट मालूम पड़ेगा। इसके लिए हमारा जो सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स है वो दे शुड बी इन प्रॉपर प्लेस, दे शुड बी परफेक्ट। एसओपी जो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। और इसमें अहम भूमिका जो है वो सेंट्रलाइज अकाउंट ओपनिंग हमने अगर किया तो बहुत ज़रूरी है वो ब्रांच एक्सपेंशन के लिए। यानी हमारा अकाउंट ओपनिंग, हमारा लाइबिलिटी साइड का, डिपॉजिट का, एज वेल एज लोन्स साइड का, लोन्स एंड एडवांसेस साइड का, असेट साइड का भी अकाउंट ओपनिंग मस्ट बी सेंट्रलाइज। उसके सिवा हमारा कंट्रोल नहीं आ सकता है। हमने अगर ब्रांचेस को अकाउंट ओपनिंग का दिया तो 40 ब्रांचेस हो गए तो 40 टाइप्स के मिस्टेक्स बनाएंगे, हमारे इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट बड़े बड़े हो जाते। सो देर आर सो मेनी थिंग्स, थिंग्स गो आउट ऑफ कंट्रोल बिकॉज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन किसके लिए चाहिए, वो अलग टॉपिक हो सकता है। लेकिन जब मॉनिटरिंग कंट्रोल के लिए देयर हैज़ टू बी अ सेंट्रलाइज सिस्टम इन प्लेस, तो ही हम सुचारू पद्धति से हमारी बैंक चला सकेंगे। सो इट हैज़ इमेंस इम्पोर्टेंस सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स को। उसके बाद में दिस इज मैथमेटिकल हेडरूम कैपिटल नॉर्म्स है। तो कितनी ब्रांचेस ओपन करना, उसके लिए पहले तो हमारा क्या नेटवर्थ है वो हमने ख्याल देना चाहिए। तो हमारी जो भी ब्रांचेस है, आरबीआई ने 4 कैटेगरी किया है हेडरूम कैपिटल नॉर्म्स के लिए, ए बी सी डी। तो पॉपुलेशन वाइज है, वो लोक संख्या के आधार पर है। तो लोक संख्या कौन सी लेने की है, लास्ट जो भी सेंसस हुआ वो बेसिस पे हमें पॉपुलेशन लेने का है, लोक संख्या लेने की है वो जगह की। तो पॉपुलेशन में क्या होता है कि 10 लाख के ऊपर का ए कैटेगरी, 5 लाख एंड उसके ऊपर और 10 लाख तक दूसरी बी कैटेगरी, सी कैटेगरी 1 लाख और उसके ऊपर का, और 5 लाख के नीचे तक का सी कैटेगरी, और डी कैटेगरी कौन सा है, लेस देन 1 लाख। तो ये पॉपुलेशन हो गए 10 लाख, 10 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 1 लाख से 5 लाख और 1 लाख से नीचे। उसी वक्त दूसरा क्राइटेरिया है कि ये एबीसीडी को नेटवर्थ कितना चाहिए। तो अगर ए कैटेगरी में होगी तो 4 करोड़ चाहिए, बी कैटेगरी की होगा तो 2 करोड़ चाहिए, सी कैटेगरी का होगा तो 1 करोड़, और डी में 50 लाख। तो फॉर एग्जांपल हमारा जो बैंक है उसका नेटवर्थ है फॉर एग्जांपल 100 करोड़, ठीक है। और हमारी जो ब्रांचेस का लोकेशन है हम ए बी सी डी में कैटेगराइज करेंगे। और जो एग्जिस्टिंग ब्रांच नेटवर्क है उसमें हमने हमारा नेटवर्क कितना कंज्यूम होगा, 4 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ 50 के हिसाब से वो कैलकुलेट करेंगे हम। वो बहुत ईजी है। फॉर एग्जांपल 80 करोड़ हो गए वो, तो हमारे हाथ में कितना है, 20 करोड़ है। हम 20 करोड़ तक हेडरूम कैपिटल हमारे हाथ में, हम ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं। तो हमने अगर ये टाइप के 5 सेंटर्स लिए, हम कितने ओपन कर सकेंगे, 5 × 4 20, तो 20 करोड़ इसमें हमारे कंज्यूम हो गए। तो ये टाइप में अगर हमें ब्रांचेस ओपन करने के तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 ओपन कर सकते हैं। लेकिन हमें अगर छोटी जगह पर जाने का है, फॉर एग्जांपल सी कैटेगरी के 1 लाख से 5 लाख तक, तो उसमें 1 करोड़ ही चाहिए। हमारे पास 20 करोड़ है तो हम 20 ब्रांचेस तक ओपन कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट इट मीन्स। तो वो हमारा, हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखना चाहिए कि हमारा सरप्लस नेटवर्क कितना है, उसमें कितनी ब्रांचेस बेटाने के, कहाँ पर ओपन करने का है, और इट शुड बी विद इन द नॉर्म्स। नेक्स्ट क्राइटेरिया मेंबरशिप का है। कोई भी कोऑपरेटिव बैंक के लिए मेंबरशिप का कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा क्योंकि हमारे मेंबर्स बहुत ज़्यादा ही रहते हैं। तो एबीसीडी के लिए आरबीआई ने 3000, 2000, 1000 और 500 का क्राइटेरिया दिया है। इतने हमारे पास मेंबरशिप होना चाहिए। तो नॉर्मली हम एक्सीड करते हैं। तो बेसिकली हमें क्या देखना पड़ता है, कैपिटल, हेडरूम कैपिटल के अवेलेबल नेटवर्क और ब्रांच नेटवर्क एग्जिस्टिंग, उसका बाद में कितना सरप्लस रहता है और फिर कहाँ पर ओपन करनी चाहिए। प्रीमाइसेस जो है उसमें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहले तो हमें चेंजिंग सीनियरों ख्याल में रखना चाहिए कि अभी जो बैंकिंग हॉल है उसकी रिक्वायरमेंट कम हो गई है बिकॉज ऑफ डिजिटल बैंकिंग। तो हमें जो हॉल है वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट चाहिए। दूसरी बात,
एटीएम या जो भी हमें ये मशीन फिट करने के उसके लिए एक सेपरेट होना चाहिए एरिया, और बाकी का बैंकिंग हॉल। तो नया जो डिजिटल बैंकिंग है वो हिसाब से फुटफॉल बहुत कम हो गए हैं। और अगर हम पुराने स्टाइल से बहुत बड़े बैंकिंग हॉल लिया, उसमें क्या होता है कि आदमी बहुत कम दिखते हैं, कस्टमर्स बहुत कम दिखते हैं। हमारा स्टाफ की 4-5 अगर होगा तो 4 कॉर्नर में 4 ऐसा स्टाफ बैठे हैं, और एट ए टाइम 2 या 4 कस्टमर है तो बैंक खाली खाली लगता है। तो आने वाले को लगता है कि ये बैंक चल रही है कि नहीं चल रही है, कैसी चल रही है, तो उसको डाउट आ सकते हैं। इसके लिए हमारा जो बैंकिंग हॉल है इट मस्ट बी कॉम्पैक्ट, नेसेसरी एंड सफिशिएंट, वो हमें डिसीजन लेने का है। ये पहली बात हो गई। अननेसेसरी बहुत ज़्यादा प्रेमाइसेस अगर बढ़ा लिया तो उसमें एम्बियंस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, मेंटेनेंस में खर्चा आता है, टैक्सेशन में जाता है, रेंट में जाता है, तो पावर कंजप्शन में जाता है। आजकल एसी रहते हैं तो एसी का कंजप्शन बहुत बढ़ता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों ज़्यादा बढ़ते हैं। ये हमने अननेसरी बहुत बड़ा प्रीमाइसेस लिया, तो इट हैज़ टू बी नेसेसरी एंड सफिशिएंट। और आगे के 5-10 साल के एक्सपेंशन के हिसाब से हमें लेने का है। लीज पीरियड 10 साल का रहता है नॉर्मली। तो ये एक सोच हो गई। दूसरा, नॉर्मली इट शुड बी ऑन द ग्राउंड फ्लोर, लॉकर अगर रखना का है तो कन्वीनियंस के हिसाब से, एटीएम होगा तो वो हिसाब से। ये नंबर 2 हो गया। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच इज़ ऑलमोस्ट इग्नोर्ड बाय ऑल बैंक्स, कॉर्पोरेट बैंक्स, वो ऐसा है कि मैं जब काम कर रहा था एक बैंक में एमडीसी होकर के, तो एक इनकम टैक्स एग्जम्पशंस हमें मिलते हैं। 2-3 टाइप्स का हमें एग्जम्पशंस है। बीडीडीआर प्रोविजंस के लिए है, उसके बाद में लॉन्ग टर्म लोन्स है उसके लिए, तीसरा जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 के नीचे है उसके लिए। तो मेरे नसीब से चार्टर्ड अकाउंटेंट इंग्लिश साहब से मेरी बात हो गई, मुलाकात हो गई, उन्होंने कुछ मुझे फार्मूलाज बताए। तो नॉर्मली हमारा परसेप्शन कैसा रहता है कि ये देहात है उसकी पॉपुलेशन 5,000 है, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसकी पॉपुलेशन 4-5 लाख होगी, जो भी है। लेकिन जब हमने इन डेप्थ स्टडी किया, तो फॉर एग्जांपल मेरी धुलिया ब्रांच थी, धुलिया ब्रांच की हमारी जो ब्रांच थी, इट इज़ इन हार्ट ऑफ द टाउन। धुलिया इज़ अ बिग डिस्ट्रिक्ट सेंटर, बिजनेस सेंटर है। और डॉक्टर विश्वेश्वरा ने उसका ये बनाया था, यानी इंडिया में चंडीगढ़ के पहले उनका डिज़ाइन था। तो सिटी इज़ वेल प्लान्ड सिटी। तो लेकिन जब हम सेंसस के हिसाब से गए तो वो जो लोकेशन है ब्रांच का पर्टिकुलर, वो 10,000 के नीचे का पॉपुलेशन का, तो हमें सब इनकम टैक्स बेनिफिट वहाँ पे मिल रहे थे। सो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं जहाँ पर रहता हूँ अकोला में 2 बड़ी बैंक्स है, तो एक बड़े बैंक का हेड ऑफिस हार्ट ऑफ द टाउन में। जब हमने इन डेप्थ स्टडी किया तो ख्याल में आ गया कि वो जो लोकेशन है हेड ऑफिस और मेन ब्रांच का, वो 10,000 के पॉपुलेशन के नीचे सेंसस के हिसाब से। तो जो 10,000 पॉपुलेशन है वो सेंसस, लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से लेना पड़ता है, देन यू गेट बेनिफिट्स, एंड बेनिफिट्स आर इन करोर्स ऑफ रुपीज़। ये ख्याल में रखो, मुझे करोर्स ऑफ रुपीज़ का रिफंड मिला। तो इसीलिए प्रीमाइसेस अगर हम चूज़ कर रहे हैं तो ये भी एंगल रखना चाहिए कि वेदर वी कैन गेट बेनिफिट। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 प्रीमाइसेस है, 2 लोकेशंस में है। एक लोकेशन सेंसस वाइज 10,000 के नीचे आता है, दूसरा 10,000 के ऊपर जाता है। तो वी शुड गिव प्रेफरेंस टू दैट लोकेशन, ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल। सब बाकी का सब सही का है, लेकिन ये अगर होगा तो यहाँ पर हमें 5-10 हज़ार ज़्यादा रेंज भी दिया तो हमें बैंक के हिसाब से दैट इज़ प्रेफरेबल। दूसरा, जब हम नया प्रीमाइसेस लेते हैं तो रेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, 60% रेंट और 40% मेंटेनेंस। जो टैक्स लगता है पर्टिकुलरली कॉरपोरेशंस में, वो टैक्स रहता है रेंट के बेसिस पे। तो हमें 2 एग्रीमेंट करना चाहिए। एक रेंट का एग्रीमेंट 60% जो भी हमारा ठहरा है, और 40% हमने क्या करना चाहिए, मेंटेनेंस के लिए देना चाहिए, ताकि जो टैक्सेस का आउटगो है बैंक का वो कम हो जाता है। इट ऑल डिपेंड्स, आपका जो एग्रीमेंट है वो हिसाब से आप कर सकते हैं, हु इज़ बेयरिंग द कॉस्ट। लेकिन अगर बैंक को देना है तो बैंक ने ये भी सोच रखना चाहिए प्रीमाइसेस। और ब्रांडिंग वगैरह तो रूटीन है कि सब ब्रांचेस का ब्रांडिंग होना चाहिए। बोर्ड, मैंने ऐसा भी देखा है कुछ बैंक के बोर्ड ये 30-30, 40-40 फुट ऊपर रहते हैं। एक्चुअली बैंक का जो भी बोर्ड है, अगर ग्राउंड फ्लोर फ्लोर पे है तो
10-12 फीट के ऊपर होना चाहिए, ताकि पैदल चलने वाला, टू व्हीलर पे चलने वाला, वो पढ़ सकता है। ज़्यादा ऊंचा रखा तो पढ़ नहीं सकता, लेकिन आई हैव सीन। तो प्रीमाइसेस के वक्त ये मेरा तेरा जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे है, वो छोड़ देना चाहिए, कमर्शियल अप्रोच लेके ब्रांच प्रीमाइसेस सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इट इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर द बैंक। जब हम देखते हैं कि हमारे कुछ ब्रांचेस के लोकेशंस गलत जगह पे है, मैंने तो सेकंड थर्ड फ्लोर पे भी देखे ब्रांच प्रीमाइसेस, तो बैंक का बहुत नुकसान होता है इसके अंदर। इसके लिए इट हैज़ टू वी हैव टू अप्रोच, वी हैव टू हैव प्रोफेशनल अप्रोच। तो वो हिसाब से ब्रांच का सिलेक्शन होना चाहिए। जब हम नया जगह पर जाते हैं, नई ब्रांच ओपन करते हैं, वो सिटी में हमारी पहले ब्रांच नहीं है, तो मार्केटिंग सपोर्ट इज़ अ मस्ट। हमारे जो स्टाफ है, उन्होंने जाके मार्केटिंग करना चाहिए। मैं जो बैंक में था, तो हम पूरे बाकी के ब्रांचेस का स्टाफ लेके वहाँ पर सैटरडे संडे छुट्टी के दिन जाके मार्केटिंग करते थे, ब्रोशर्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ताकि और कुछ छोटा मोटा फंक्शन भी करते थे, ताकि जो लोकल पॉपुलेशन है उनको मालूम पड़ना चाहिए कि कोई तो भी नई ब्रांच आ गई, नई बैंक की नई ब्रांच आ गई, और हमारी स्कीम्स उनके पास जाती है। क्योंकि जब तक हम लोकल पॉपुलेशन से मिक्सअप नहीं होते, हमें बिजनेस नहीं मिल सकता है। इसलिए मार्केटिंग जो है, तो उसके लिए थोड़ा एक्सपेंडिचर अलॉटमेंट करना चाहिए मार्केटिंग के लिए। बाकी के ब्रांच जहाँ पर आपकी एस्टेब्लिश है और जहाँ पर आप नई ब्रांच ओपन कर रहे हैं, उसमें फ़र्क करना चाहिए। और जो एग्जीक्यूटिव्स है, उनका जो विजिट्स है उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होना चाहिए, सो दे कैन गाइड देयर स्टाफ। मॉनिटर वहाँ पे हो सकता है कैसा चल रहा है, क्या है। जैसा हम जब अकाउंट ओपन करते हैं, तो पहले 6 महीने में या 1 साल जो भी पॉलिसी है, उसको हम हाई रिस्क में डालते हैं, क्योंकि वो उसमें गलती होने के चांसेस, फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वैसा जब हम नए जगह पर ब्रांच ओपन करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट्स बाय एग्जीक्यूटिव्स या डायरेक्टर्स वो थोड़ी ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हमें पूरा अवगत हो कि वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या एक्टिविटी चल रही है, और वेदर बैंक की जो फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ ऑन, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस थे मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप ये जो बैंक्स ब्रांच एक्सपांशन मोड में, उन्हें ये वीडियो पसंद आएगा, इसमें के कुछ पॉइंट्स उनके काम आएंगे। मेरी अपील है आपको कि हमारा जो एमडीआर एचआर चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।